हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 हिस्ट्री का है ये चैप्टर, इजिप्टियन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इजिप्टियन सिविलाइजेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड सोर्सेज। ठीक है, ये ऐसे मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ाती थी, बट फिर मेरे से ना काफ़ी बच्चे बाद में नोट्स वगैरह मांगते थे, तो मैंने सोचा मैं एक काम करती हूँ कि एनसीईआरटी से अच्छे से नोट्स बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको ना उन नोट्स के ज़रिए समझा दूँगी। ठीक है, कि अगर आप बाद में फिर वो नोट्स को पढ़ने भी जाओ तो आपको ईजिली समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी आपको ऐसा कुछ लगे ना, तो आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो कि हाँ ये चीज़ हमें मैडम ने नहीं पढ़ाई, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी कवर कर दूँगी इस वीडियो में। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की अगर फिर भी आपको लगेगा कि कुछ मैंने स्किप कर दिया है, मेरे से कुछ रह गया, तो आप मेरे से वो चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोकेशन एंड सोर्सेज से। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन की लोकेशन क्या है। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ये कहाँ से शुरू हुई है। ये शुरू हुई है किस बैंक के रिवर से? रिवर नाइल बैंक, जो कहाँ रिवर नाइल कहाँ पे? अफ्रीका में है। और ये रिवर नाइल के बैंक से ये डेवलप हुई है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और आपने याद रखना है कि ये जो नाइल रिवर है वो अफ्रीका में है। ठीक है, और आपको पता है नाइल रिवर का एक और ख़ास बात क्या है, मतलब कि पता होनी चाहिए, मतलब कि काफ़ी मतलब कि ज़रूरी चीज़ है जो आपको नाइल रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि पहले तो यही पता होना चाहिए कि नाइल रिवर अफ्रीका में। और दूसरा, नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये जो नाइल रिवर है ना, ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी ये यहीं पे, ये रिवर नाइल के पास उधर बैंक पे ही डेवलप हुई थी, जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में। और ये सबसे मतलब कि लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है इजिप्ट इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब इन्होंने बोला है कि ये जो इजिप्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्थ, यहाँ तक समझ आ गया। इजिप्टियन सिविलाइजेशन रिवर नाइल के बैंक पे डेवलप हुई है और इजिप्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। और ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर सिविलाइजेशन में है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और ये नाइल रिवर के बैंक के ऊपर है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना। और नाइल रिवर अफ्रीका में है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिकॉज ऑफ द रिवर नाइल। अब ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ये इतनी मतलब कि फ्लरिश्ड कैसे हुई? ठीक है, ये फ्लरिश्ड सिर्फ रिवर नाइल की वजह से हुए। अगर रिवर नाइल नहीं ना होती तो ये मतलब कि सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ही नहीं हुई होती। रिवर नाइल थी, इसी वजह से ये सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट है द नाइल रिवर फ्लोज थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ इजिप्ट। और ये जो नाइल रिवर है ना ये इंटायर लेंथ ऑफ मतलब कि पूरे मतलब कि ऑल ओवर द इजिप्ट में ये मतलब कि फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इजिप्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब इन्होंने बोला है कि इजिप्ट में काफ़ी कम बारिश होती है। ठीक है, विदाउट द नाइल रिवर इजिप्ट वुड हैव बीन अ डेजर्ट। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि इजिप्ट में काफ़ी कम बारिश होती है, तो इन्होंने वही लिखा है कि अगर नाइल रिवर नहीं ना होती तो इजिप्ट एक मतलब कि इजिप्ट डेजर्ट में तब्दील हो जाता। ठीक है, वहाँ पर मतलब कि वो एक डेजर्ट होता। ठीक है, मतलब कि रिवर नाइल है तो अभी इजिप्ट है। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद वो लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब ये है कि देखो इजिप्ट में उन्होंने बोला कि काफ़ी कम बारिश होती है। ठीक है, और इन्होंने यही बात करी है नीचे कि अगर रिवर नाइल नहीं ना हो तो इजिप्ट वुड हैव बीन अ डेजर्ट, वो एक डेजर्ट बन चुका होता विदाउट नाइल रिवर के। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर इजिप्ट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इसीलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहते हैं। द सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर मोर देन 2000 ईयर एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ग्रेटली। और ये सिविलाइजेशन मोर देन 2000 ईयर्स तक रही और इसने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ग्रेट तरीके से इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, आई होप आपको ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लोकेशन समझ आ गए। मेन चीज़ आपने याद रखनी है, ये
रिवर नाइल के बैंक पे हुआ फ्लरी, मतलब कि वहाँ पे डेवलप हुआ। नाइल अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब कि अफ्रीका में है, यहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होती है इजिप्ट में, और रिवर नाइल है तो उसी वजह से मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन है ये फ्लरिश्ड हो पाई है। रिवर नाइल नहीं होती तो ये सिविलाइजेशन कभी फ्लरिश्ड ही नहीं हो पाती। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो पेन चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो हिस्टोरियंस हैं उनको इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पता कहाँ से चला? सबसे पहले आ जाते हैं, उनको भी तो कहीं से पता चला होगा ना, तो उनको यही कि सोर्सेज में यही हमें जानना है कि जो जो हमारे हिस्टोरियंस थे इनको इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पता कहाँ से चला। सबसे पहले आ जाते हैं रिटन रिसोर्सेज से पता चला, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, सबसे पहले उनको इनसे पता चला। ठीक है, रिटन सोर्सेज जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, उनसे पता चला। सेकंड आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब कि एक्सकवेशन, मतलब कि खुदाई वगैरह करके पता चला। खुदाई वगैरह के दौरान कोई यूटेंसिल्स मिले होंगे, कुछ आर्ट ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे, बिल्डिंग्स मिली होंगी, देन इनको कुछ और अदर रिमेन्स मिले होंगे एंशिएंट लाइफ के। ठीक है, और इन सभी चीज़ों ने हमें इजिप्टियन सोसाइटी और उनके कल्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाने में मदद करवाया। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है कि उनको पता कहाँ से चला। तो उनको रिटन सोर्सेज थे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा उनको पता चला, उसके बारे में हम इजिप्टियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में जान पाए हैं। आज जो हमारे पास कह रही थी कि आज हमें जो भी इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पता है तो वो बस उन रिटन सोर्सेज के और आर्कियोलॉजिक रिसोर्सेज से पता चला, जो कि हमारे हिस्टोरियंस को मिले हैं। ठीक है, इसी के जरिए जो हमें सोर्सेज मिले हैं, रिटन रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये जो उस ज़माने के जो यूटेंसिल्स, बिल्डिंग्स, इनसे ही हम आज इजिप्टियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में पता लगा चुके हैं। ठीक है, लगाया है हमने। ठीक है, ये नहीं होते तो हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा किंगडम्स ऑफ इजिप्ट। अब इजिप्टियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अब हम ना इजिप्ट में जो भी किंगडम आए अभी तक, ठीक है, मतलब कि उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो इजिप्ट की जो हिस्ट्री है ना वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है। इजिप्टियन हिस्ट्री है ना वो 3 पीरियड में डिवाइड है। ठीक है, पहले आ जाता है द ओल्ड किंगडम, जो 3000 BC से लेकर 2000 BC तक चलता है, उसे हम कहते हैं ओल्ड किंगडम। ठीक है, और इस ओल्ड किंगडम को इसे हम एज ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और मैनी फेमस पिरामिड्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब इसे हम एज ऑफ पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस पिरामिड्स बने हैं। ठीक है, तो ये ऊपर लिखा ना इजिप्टियन हिस्ट्री 3 पीरियड्स में डिवाइड है, तो ये हम पहला पीरियड पढ़ रहे हैं जो है द ओल्ड किंगडम, जो 3000 BC से लेके 2000 BC तक चला। और इस पीरियड के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा फेमस पिरामिड्स वगैरह बने मिले। ठीक है, बनते थे, तो इसी वजह से इस पीरियड का नाम द एज ऑफ पिरामिड्स कहलाया गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका द मिडिल किंगडम। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पढ़ लिया, एक पहला पढ़ा ओल्ड किंगडम, देन आगे हमारा फिर मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम चला 2000 BC से लेके 1750 BC तक। ट्रेड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पीरियड में क्या होता था कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ा, मतलब कि ट्रेड एक्सपैंड होने लग पड़ा। पहले जितना होता था ना उससे और ज़्यादा ट्रेड एक्सपैंड होने लग पड़ा। ठीक है, और अगला है द पीरियड एंडेड व्हेन दी हाइकोसिस इन्वेडेड एंड कॉन्क्यूर इजिप्ट। अब ये जो मिडिल किंगडम वाला पीरियड है ना ये तब एंड हुआ जब जो हाई कोसिस होंगे ना, जब उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड करा और जब उन्होंने इजिप्ट को कॉन्क्योर करा ना, तब ये मिडिल किंगडम ख़त्म हो गया। ठीक है, याद रखना कि ओल्ड किंगडम को हम एज ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पिरामिड्स बने। और जो मिडिल किंगडम था ना, इस टाइम पे क्या होता था, जो ट्रेड था ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था। और ये कब एंड हुआ? जब जो हाई कोसिस थे उन्होंने क्या किया, इन्वेड करा इजिप्ट और उसको कॉन्क्योर कर दिया, और तब ये मिडिल किंगडम हमारा एंड हो गया। आपने ये जो डेट्स वगैरह ना 3000 से 2000 BC तक ओल्ड किंगडम चला, देन 2000 BC से लेके 1750 BC तक मिडिल किंगडम चला, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देन आ जाता है न्यू किंगडम। न्यू किंगडम चलता है 1570 BC से लेके 1069 BC तक। ठीक है, अब इस पीरियड में क्या होता है, इजिप्टियन किंग्स रिगेन देयर लॉस्ट टेरिटरी। इस पीरियड में क्या होता है कि जो इजिप्टियन किंग्स थे जिन्होंने पहले अपनी जो टेरिटरीज थी उनको लूज़ कर दिया था, मतलब उनको खो दिया था, उन्होंने वो वापिस से पाई, उनको वापिस से रीगेन करा। ठीक है, फिर इजिप्ट रीच दी हाइट ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी। और इस टाइम पे इजिप्ट मतलब कि एक हाइट पे पहुंचा, एक पावर की और एक ग्लोरी वाली हाइट में पहुंचा, मतलब कि फिर से वहाँ पे पावर लौट आई, ग्लोरी आई। ठीक है,
देन दिस पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स, और ये जो न्यू किंगडम वाला पीरियड था ये अबाउट 500 ईयर्स तक रहा, ठीक है। तो ओल्ड किंगडम में जैसे काफ़ी ज़्यादा पिरामिड्स बने, मिडिल किंगडम में ट्रेड एक्सपैंड हुआ, फिर वो आए हाई कोस्टर्स आए, उन्होंने इन्वेड करा, इजिप्ट को कॉन्क्यूर करा, फिर मिडिल किंगडम एंड हो गया, देन न्यू किंगडम आ गया। इस टाइम पे जो इजिप्ट के जो रूलर थे उन्होंने जो पहले जो अपनी टेरिटरी को लूज़ करा था उसको वापिस से रीगेन करा, फिर इजिप्ट ने वापिस जो पावर थी उसको रीगेन करा, ग्लोरी आई, और ये पीरियड एटलीस्ट 500 ईयर्स तक रहा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गिफ्ट ऑफ द नाइल, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द नाइल, ठीक है। अब इसमें क्या है चलो पढ़ते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस हेरोडोटस कॉल्ड इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल, ये हमने पीछे भी पढ़ा ना कि इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा गया, ठीक है। अब ये किसने कहा था कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, उन्होंने इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल का नाम दिया था। ये आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। देखो द नाइल फ्लडेड एवरी ईयर, इन्होंने लिखा कि जो नाइल है ना उसमें ना फ्लड आते रहते होंगे ये हम कि हर साल, ठीक है। आफ्टर फ्लड फर्टाइल एलुवियल सॉइल वॉज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि जब फ्लड चले जाते थे ना आके तो क्या होता था कि जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती होगी ना वो बच जाती होगी, वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाती, मतलब कि वो बच जाती होगी, ठीक है। दिस फर्टाइल सॉइल हेल्प फार्मर ग्रो क्रॉप इजिली, और यही जो फर्टाइल सॉइल होती होगी ना यही वहाँ के जो इजिप्ट सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे ना उनको क्रॉप ग्रो करने में मदद करवाती थी, ठीक है। इजिप्टियन जो इजिप्टियन थे उन्होंने कैनल्स बनाए, डैम्स बनाए, डाइक्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए ताकि वो अच्छी तरह इरिगेशन कर सके, ठीक है। द नाइल ऑल्सो एक्टेड एज द हाईवे फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और चलो नाइल को इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए तो यूज़ करा गया, बट नाइल को एज हाईवे मतलब कि एज अ हाईवे भी यूज़ करा गया फॉर ट्रेड, यहाँ से ट्रेड भी होता था, और इसको एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करा गया, ठीक है। इरीगेशन एग्रीकल्चर के लिए तो करा गया बट ट्रेड ट्रांसपोर्ट इन सभी चीज़ों के लिए भी इसको करा गया, तभी इसको गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा। फिर से समझा देती हूँ कि नाइल रिवर में हर साल फ्लड आता होगा, ठीक है। तो जब वो फ्लड चला जाता था ना जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती होगी ना वो बच जाती होगी, वो रह जाती होगी पीछे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था वहाँ पे जो लोग होते थे उनको एग्रीकल्चर, वो फर्टाइल सॉइल फर्टाइल हो जाती थी तो उनको एग्रीकल्चर करने में मदद हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो उस फर्टाइल सॉइल की मदद से अच्छी तरह एग्रीकल्चर कर पाते थे, और इजिप्टियंस ने कैनल्स बनाए, डैम्स बनाए, काफ़ी ज़्यादा डाइक्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए, जिस तरह ताकि वो इरीगेशन कर सके अच्छी तरह, ठीक है। और नाइल को एज अ हाईवे भी यूज़ करा गया ट्रेड के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए तो कराएंगे, तभी उसको गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा गया। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है हमारा सोसाइटी ऑफ इजिप्ट। अब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे इजिप्ट की। इजिप्टियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब जो इजिप्ट की सोसाइटी है ना ये 3 क्लासेस में डिवाइड है। जैसे इजिप्ट का किंगडम भी 3 में पढ़ा, हर 3 में पढ़ा हमने, ओल्ड मिडल फिर न्यू। तो वैसे जो इजिप्ट की सोसाइटी है ना ये भी 3 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। पहली आ जाती है अपर क्लास। अपर क्लास में कौन आते थे? किंग्स आते थे, जो रिच लैंड लॉर्ड्स होते थे, कैलर्जी आते थे, वो आ जाते थे अपर क्लास में, ठीक है। फिर आ जाते थे पैराओ। पैराओ द किंग। देखो जो किंग होते थे ना इजिप्ट के उन्हें हम कहते थे पैराओ। ये आपने याद रखना है, ये जो किंग होते थे ना किंग ऑफ इजिप्ट उन्हें कहते थे पैराओ। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इजिप्ट के किंग होते थे ना उनका नाम होता था पैराओ, ठीक है, उन्हें पैराओ कहते थे। ही हैड अनलिमिटेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर। और ये जो किंग होते थे ना इजिप्ट के, इनके पास मतलब कि अनलिमिटेड, इनके पास अनलिमिटेड पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर होती थी, ठीक है। इजिप्टियन बिलीव दैट द पैराओ वॉज गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, द सन ऑफ गॉड। और जो वहाँ के जो इजिप्ट के लोग होते थे ना वो इन पैराओ को मतलब कि वो अपने किंग को मानते थे कि ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि भगवान ने इनको भेजा है हमारे लिए धरती पे, और ये भगवान के मतलब कि बेटे हैं, ठीक है। वहाँ के लोग अपने किंग को ऐसे मानते थे, ठीक है। अब स्टैचूज ऑफ पैराओ वर प्लेस्ड इन टेम्पल, मतलब कि ये जो किंग के पैराओ किंग था इजिप्ट का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यही जो पैराओ के स्टैचू होते थे ये इजिप्ट के वहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह होंगे वहाँ पे भी पाए जाते थे। पीपल वर्शिप पैराओ लाइक गॉड। और वहाँ के जो लोग होते थे ना वो अपने किंग की वर्शिप करते थे, उनको पूछते थे, लाइक गॉड को पूछते ना जैसे हम, तो वैसे वो भी अपने किंग को पूछते थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। लाइफ ऑफ रिच पीपल। अब वहाँ पे रिच लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी, मतलब कि लिव्ड इन लग्जरी, मतलब कि एक लग्जरी वाली ज़िंदगी जीते थे। स्टेड इन लार्ज डेकोरेटेड पैलेसेस, वो मतलब एक बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे वो। और कॉस्टली क्लोथ एंड ज्वेलरी, मतलब कि बड़ी बड़ी मतलब कि महंगे महंगे कपड़े डालते होंगे, ज्वेलरी डालते होंगे। और उनके घर पे सर्वेंट्स काम करते थे, वो खुद तो करेंगे नहीं, अमीर लोग थे, ठीक है। तो वहाँ सर्वेंट डिड देयर वर्क, उनके घर में सर्वेंट्स काम करते थे, ठीक है।
और फर्स्ट क्लास हमने पढ़ ली, अपर क्लास। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास जो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जैसे आते थे रिच मर्चेंट्स आ जाते थे, ट्रेडर्स आ जाते थे, स्किल्स आर्टिशियंस आ जाते थे, जूलर्स आ जाते थे, टीचर्स आ जाते थे, डॉक्टर्स आ जाते थे, राइटर्स आ जाते थे, ये सभी मिडिल क्लास में आते थे, ठीक है। और फिर तीसरी क्लास आ जाती है लोअर क्लास। लोअर क्लास में जैसे आ जाते थे पीजेंट्स आ जाते थे और स्लेव्स आ जाते थे, ठीक है, पीजेंट्स। मेजोरिटी ऑफ इजिप्टियन बिलोंग टू दिस क्लास, मतलब कि जो मेजोरिटी जो इजिप्टियंस होते थे ना वो पीजेंट क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ मतलब कि मेजोरिटी ऑफ देम आर पीजेंट्स, मतलब कि ज़्यादातर वो पीजेंट्स ही होते थे, ठीक है। दे वर्कड हार्ड फॉर सर्वाइवल, और उनको ना बड़ा ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ी बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लाइक रिच नहीं ना होते थे इसीलिए। देन आगे हमारे पास स्लेव्स, मोस्टली प्रिजनर्स ऑफ द वॉर, दे वर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। जो स्लेव होते थे ना मतलब कि ये लोएस्ट लेवल पे होते सोसाइटी के, और ये मोस्टली ना प्रिजनर होते थे, मतलब कि जैसे वॉर में जो अगर जैसे वॉर होती थी किंग वगैरह की, तो अगर वो वॉर जीत गए तो अगले के जो भी वो सैनिक वगैरह होंगे उनको एज अ वो स्लेव बना के रख लेंगे, ठीक है। तो वही मतलब कि मोस्टली ये प्रिजनर ऑफ वॉर ही होते थे, ठीक है। और ये मतलब कि लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी पे होते थे, ठीक है, ये कोई रिच वगैरह नहीं होते थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन, कि अब वुमेन की पोजीशन कैसी होती थी वहीं पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, वुमेन्स को कैसे ट्रीट करा जाता था। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, चलो पेन 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 कौन सा रखें कौन सा रखें, पिंक रख लेते हैं, ठीक है। विमेन वर रिस्पेक्टेड इन इजिप्टियन सोसाइटी, मतलब कि विमेंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी इजिप्टियन सोसाइटी में। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल बट वुमेन राइट वर प्रोटेक्टेड, मतलब कि सोसाइटी पेट्रियार्कल होती थी बट वुमेन्स को तब वुमेन्स की जो राइट होती थी उनको तब भी प्रोटेक्ट किया जाए। पेट्रियार्कल मतलब कि जहाँ पे थोड़ी मतलब कि मेल डोमिनेंट, मतलब कि मेल डोमिनेंट कह सकते हो, मतलब कि थोड़ी जहाँ पे मर्दों की ज़्यादा चलती हो ना, तो वहाँ उसे हम पेट्रियार्कल कहते हैं। भले ही सोसाइटी पेट्रियार्कल थी बट तब भी जो वहाँ पे जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट की जाती थी, मतलब उनको सुना जाता था और उनकी जो राइट्स होती थी उनको प्रोटेक्ट करा जाता था, ठीक है। रिच वीमेन लिव्ड लग्जूरियस लाइफ, मतलब कि जो बड़े बड़े घराने की विमेंस होती थी ना वो एकदम लग्जरी वाली लाइफ जीती थी, ठीक है। पुअर वुमेन वर्कड वेरी हार्ड, बट जो पुअर वुमेन होती थी, जो पुअर घर से बिलोंग करती थी, उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता था जीने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। वुमेन कुड ओन प्रॉपर्टी, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में वुमेन प्रॉपर्टी को भी ऑन कर सकती थी, उसको इनहेरिट भी कर सकती थी और वो किंगडम भी चला सकती थी, मतलब कि उनके पास इतनी राइट होती थी, वो खरीद भी सकती थी, इनहेरिट भी कर सकती थी प्रॉपर्टी को, और मतलब कि एक वो पूरे शासन भी चला सकती थी, मतलब कि उनके पास इतनी राइट होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया अब यहाँ पे कोई क्वीन होगी, क्वीन क्लियोपैट्रा वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। वहाँ की कोई इजिप्ट की ये कोई क्वीन होगी, क्वीन क्लियोपैट्रा, ये अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए और अपनी इंटेलिजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस, ठीक है। ये अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना कि विमेंस की क्या पोजीशन थी, तो आप प्लीज़ ये वाली एग्जांपल दे देना क्वीन क्लियोपैट्रा की, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल की लाइफ कैसी थी। कॉमन पीपल हैड डिफ़िकल्ट लाइफ, मतलब कि जैसे आम लोग होते थे उनकी तो लाइफ डिफ़िकल्ट होती थी। दे वर्कड फॉर रिच पीपल, मतलब कि जो कॉमन लोग होते थे, मतलब कि वो ना जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, अमीर घराने के लोग, उनके लिए काम किया करते थे। दे लिव्ड इन स्मॉल हाउसेज, वो छोटे छोटे घरों में रहा करते थे, ठीक है। यही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अब इकनॉमी एंड फैमिली, इकनॉमी और फैमिली, ठीक है। अब हम वहाँ की इजिप्ट की इकोनॉमी और वहाँ की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता था, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का वहाँ पे जो लोग काम करते थे ना वो एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, इसलिए वहाँ को उसको चीफ ऑक्यूपेशन कहा गया एग्रीकल्चर को। ये नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर ही किया जाता था, काफ़ी और अदर ऑक्यूपेशंस भी वहाँ पे करे जाते थे लोगों द्वारा। से पीपल वर्कड इन मतलब कि लोग वेपन्स बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, फिर ज्वेलरी भी बनाते थे, परफ्यूम मेकिंग करते थे, परफ्यूम बनाते थे, ग्लास वेयर मेकिंग करते थे, पोट्री बनाते थे। तो ये नहीं एग्रीकल्चर ही करते थे, बट एग्रीकल्चर वो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, और बाकी वो अदर काम भी करते थे। ये नहीं कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, और अदर काम भी करते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी, वेपन्स बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, परफ्यूम बनाते थे, ग्लास वेयर, पोट्री वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आगे ट्रेड। ट्रेड भी ज़रूरी था, ट्रेड भी वहाँ उस समय पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इंटरनल ट्रेड कैरिड आउट बाय रेड, मतलब कि जो इजिप्ट के सिटीज़ के अंदर ही जो ट्रेड होता था ना वो बाय रोड होता था, ठीक है। और जो मतलब कि जो बाहर जो ट्रेड होता था, एक फॉरेन कंट्री में जो ट्रेड होता था वो उसको सी से किया जाता था। इंटरनल ट्रेड रोड से किया जाता था, और जो फॉरेन जो बाहर भेजना होता था वो सी से करा जाता था, ठीक है।
अब है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वीट एंड लिनेन वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड एशिया, ठीक है। अब वहीं से इजिप्ट से वीट और लिनेन इसको एक्सपोर्ट करा जाता था यूरोप को और एशिया में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और टिम्बर एंड वेपन वर इम्पोर्टेड। वीट और लिनेन एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप और एशिया में, और टिम्बर और वेपन इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब ये वीट और लिनेन वो बाहर भेजते थे और टिम्बर और वेपन वो अंदर मंगवाते थे, ठीक है। टिम्बर और वेपन वो बाकी देशों से मंगवाते थे और वीट और लिनेन वो यूरोप और एशिया को भेजते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली लाइफ। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल। मैंने आपको बताया कि सोसाइटी पैट्रियार्कल होती थी, मतलब मेल डोमिनेंट होती थी, मतलब ये थोड़ी मर्दों की ज़्यादा चलती थी, ठीक है। फादर होते थे, वो हेड होता था फैमिली का, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ द वुमेन, तब भी भले ही सोसाइटी पैट्रियार्कल हो बट विमेंस को वहाँ पे राइट होती थी, मतलब कि विमेंस को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। उनके पास काफ़ी राइट होती थी, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी, ऑन कर सकती, पूरा एक शासन चला सकती थी। वही लिखा है विमेन इंजॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। विमेन फ्रीडम और रिस्पेक्ट को एंजॉय करती थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा राइट्स होती थी, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती, इवन कि वो रूलर भी बन सके, अपना पूरा किंगडम चला सकती थी, ठीक है। अब आगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इंजॉयड फ्रीडम, मतलब कि चिल्ड्रन भी फ्रीडम इंजॉय करते थे। दे हैड अपॉर्चुनिटी फॉर इंजॉयमेंट, मतलब वो इंजॉयमेंट करते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती थी इंजॉय करने की। गर्ल्स, और जो गर्ल्स होती थी ना, मतलब कि हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प करवाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है फूड ऑफ इजिप्टियन। वो क्या खाते पीते थे? स्टेपल फूड, वहाँ का स्टेपल फूड क्या था? व्हीट और ब्रेड, ठीक है। और अदर फूड, व्हीट और ब्रेड वो ज़्यादा खाते होंगे ना, दैट्स राइट, ठीक है। और अदर फूड क्या थे? और भी खाते, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, ठीक है। बट वहाँ का जो स्टेपल फूड था ना, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में खाते होंगे, वो था व्हीट और ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ टाउन। अब हम टाउन के फीचर्स पढ़ेंगे वहाँ के, ठीक है। नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं, काफ़ी समय से पिंक पिंक कर रहे हैं, चलो चेंज हो गया पेन, चलो ठीक है। टाउन हैड बाउंड्री वॉल्स। जो वहाँ के जो टाउन होंगे ना, उन पे ना उनके पास ना टाउन्स पे बाउंड्री वॉल्स थी, ठीक है। देयर वर ओनली 1 or 2 एंट्रेंसेस, मतलब कि एक या दो से ज़्यादा एंट्रेंसेस नहीं होती थी, मतलब कि ठीक है, अंदर आने का रास्ता, एंट्रेंस, मतलब कि 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। टाउन्स में बाउंड्री वॉल्स होती थी और 1 या 2 से ज़्यादा एंट्रेंसेस नहीं होती थी, ठीक है। हाउसेज वर बिल्ट अलॉन्ग सीट, और जो घर होते थे ना, वो स्ट्रीट्स के साइड पे बने होते थे, मतलब कि ठीक है। नेबरिंग हाउसेज शेड वॉल, मतलब कि और जो नेबरिंग, अभी भी हमारे जैसे घर होते हैं, जैसे कि हमारे जैसे हमारा घर है, जैसे मैं अगर आपको अपने घर की एग्जांपल दूँ ना, कि मेरे घर की जो मेरे रूम की दीवार है ना, तो वो मेरे जो पड़ोसी है ना, जो नेबर है ना, तो अगर मैं वो दीवार तोड़ूंगी ना, तो वो उनके घर पे जाके निकलेगी, मतलब कि जुड़ी हैं वो दीवारें आपस में, ठीक है। तो वैसे इन्होंने लिखा है कि नेबर हाउसेज, मतलब कि उनके जो पड़ोसी, उस समय पे क्या होता है, इजिप्ट में जो लोग रहते थे ना, तो वो जो पड़ोसी वगैरह होते होंगे, तो उनकी जो दीवारें होती होंगी ना, वो शेयर करते होंगे, मतलब कि मिली होती होंगी दीवारें उनकी आपस में, ठीक है। जैसे छत नहीं होते मिले हुए, वैसे। नेक्स्ट है ये आपको पूछ सकते हैं फीचर टाउन्स के, वहाँ के सिटी, तो आपने यहाँ पे लिखना है ये, ठीक है। ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे से मांग लेना पीडीएफ में, अगर आप यहाँ से नहीं पढ़े जा रहे होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सिटीज़। अब वहाँ पे सिटीज़ को भी 2 में डिवाइड किया गया था, एक था अपर रीजन और लोअर रीजन, मतलब कि वहाँ की जो सिटीज़ होंगी ना, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर रीजन और लोअर रीजन, ठीक है। अपर रीजन, मतलब अपर रीजन को सदर्न रीजन कहा जाता था, और जो लोअर रीजन था उसको नॉर्दर्न रीजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीट सिस्टम। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और ग्रिड्स। अब वहाँ की जो सड़कें होती थी, स्ट्रीट्स होती हैं, सड़कें कैसी होती थी, मतलब कि वहाँ की जो सिटी होती है ना, वो ना से ब्लॉक्स, मतलब कि ब्लॉक्स में या ग्रिड्स में डिवाइड होती थी, ब्लॉक्स में डिवाइड, वहाँ की जो सिटीज़ होती थी ना जितनी भी, उनको लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता था, ठीक है। ब्रॉड स्ट्रीट स्टैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि ब्रॉड स्ट्रीट्स होती थी ना, छोटी मोटी, मतलब लाइक ब्रॉड किस्म की स्ट्रीट होती थी, मतलब कि जो नॉर्थ से साउथ तक जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है नैरो स्ट्रीट्स क्रॉस देम एट राइट एंगल्स, और जो नैरो स्ट्रीट होती थी ना, वो क्रॉस करती थी उनको राइट एंगल पे, ठीक है। फिर से देख लो, जो सिटी होती थी वो ब्लॉक्स वगैरह या ग्रिड्स में डिवाइड होती थी, और ब्रॉड स्ट्रीट जो बल्कि काफ़ी ब्रॉड स्ट्रीट होती थी ना, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रैन कर रही होती थी, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी। और फिर जो नैरो स्ट्रीट्स होती थी ना, वो उनको क्रॉस करती होंगी ये ब्रॉड स्ट्रीट को राइट एंगल पे, ठीक है। ये याद करने वाले हैं, एक बार इनको अच्छी तरह याद रख लेना, ठीक है, कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट है रिक्रिएशन का मतलब होता है थोड़ी इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी, वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे, ठीक है। सबसे पहले गेम्स एंड एंटरटेनमेंट,
चेस वॉज द पॉपुलर गेम, वहाँ पे चेस बड़ी पॉपुलर गेम थी इजिप्ट में, मतलब कि ज़्यादातर लोग इसको खेलना बड़ा पसंद करते थे। और वहाँ पे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, जैसे हार्प्स, फ्लूट, ड्रम्स, या मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने में लोगों को काफ़ी मज़ा आता। फिर लोग गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे, ठीक है, और अदर एक्टिविटी जैसे हंटिंग भी कर लेते थे, फिशिंग भी कर लेते थे। और दीज वर पॉपुलर पास टाइम, मतलब कि इन एक्टिविटीज़ को करके वो अपना थोड़ा टाइम पास कर लेते थे, मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए वही एक्टिविटी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा रिलीजन, ठीक है। नेचर वर्शिप, इजिप्टियन वर्शिप मैनी गॉड एंड गॉडेस कनेक्टेड विद नेचर, मतलब कि इजिप्टियन के लोग ना काफ़ी ज़्यादा गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते थे, जो मतलब कि जो नेचर से कनेक्ट होते थे, ठीक है। मेन गॉड, उनके मेन गॉड कौन थे? रा, द सन गॉड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। उनके गॉड होंगे रा, जिसको सन गॉड भी कहा जाता है, वो उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट गॉड होंगे। पैराओस वर बिलीव टू बी द सन ऑफ रा। पैराओस मैंने आपको बताया ना, जो किंग होते थे इजिप्ट को, उनको नाम दिया गया था पैराओ। मैंने आपको बताया ना, लोग जो वहाँ के अपने किंग को मतलब कि भगवान का पुत्र मानते थे, भगवान का बेटा मानते थे। तो यही लिखा है कि वहाँ के किंग होते थे, उनको लोग मानते थे कि वो सन ऑफ रा है। रा मतलब कि वो सन गॉड हैं वो, ठीक है। वो मतलब कि सन गॉड के बेटे हैं वो, जो किंग है वहाँ के, ठीक है। मतलब कि वहाँ के लोग अपने राजा को ऐसे मानते थे, कितना बड़ा दर्जा देते थे उनको, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल सिंबल। सम गॉड वर रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल सच एज फैल्कॉन, क्रोकोडाइल। और कितनी मतलब कि वो हैरानी होती है कि कुछ वहाँ के जो गॉड्स होंगे ना, उनको रिप्रेजेंट करा जाता था एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स के सिंबल के थ्रू, जैसे फैल्कॉन, क्रोकोडाइल, ठीक है, इनके सिंबल के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करा जाता था। और कुछ और भी रा के सिवाय और कुछ भी इंपॉर्टेंट गॉड्स का नाम दीजिए, इसीज और ओसिरिस, हॉरस, अनुबिस, एमोनिया, उनके कुछ और अदर इंपॉर्टेंट गॉड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब मतलब कि वो मतलब कि आफ्टर डेथ वाली लाइफ पे भी बिलीव करते थे। मतलब कि जब ऐसे होते हैं ना, हम बोलते हैं कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक ये, जब मर गया फिर उसका कोई वो कुछ नहीं है उसका, ठीक है, अस्तित्व भी नहीं है। बट ये जो इजिप्ट के लोग होते थे ना, ये मतलब कि आफ्टर डेथ के बाद भी मानते थे कि एक लाइफ होती है, आफ्टर डेथ वाली लाइफ पे भी बिलीव करते थे, ठीक है। दे बिलीव द सोल वुड लिव इफ द बॉडी वॉज प्रिजर्व्ड। ये कहते थे कि अगर हम मरने के बाद, अगर जो बंदे का शरीर है, अगर हम उसको प्रिजर्व करके, अगर उसको हम रखेंगे ना, जिस तरह प्रिजर्व करके रखेंगे, तो वो सोल जिंदा रहेगी, उनका ऐसा मानना था। नेक्स्ट है मम्मीफिकेशन। मम्मी तो सुनी होगी ना आपके, इजिप्ट की मम्मी बड़ी फेमस है, अब वही आएगा यहाँ पे। इजिप्टियन डेवलप द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडीज कॉल्ड मम्मीफिकेशन। अब मैंने आपको बताया ना कि ये आफ्टर डेथ वाली लाइफ पे भी बिलीव करते हैं। इनका था कि अगर हम मरने के बाद भी बंदे की बॉडी को अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे ना, तो उसकी सोल जिंदा रहेगी, इनका ऐसा मत है। जिसकी वजह से अब इन्होंने एक सिस्टम शुरू कर दिया कि अब वहाँ पे क्या होता था, कोई भी मर जाता था ना, तो उनको ना वो उनकी डेड बॉडीज को मतलब कि दफनाते दफूते नहीं, तो उसको प्रिजर्व करके रखते थे, जिसको इसको नहीं, जिसको इसने नाम दे दिया मम्मीफिकेशन। और जो वो प्रिजर्व बॉडी होती थी ना, उन्हें हम मम्मीज कहते हैं। वैसे होती ना, जैसे वाइट वाइट कपड़े में लपेटी होती हैं, तो वैसे इन्होंने शुरू कर दिया करना। नेक्स्ट है बरियल सिस्टम। मम्मीज वर प्लेस्ड इन कॉफिन्स। मतलब कि जो मम्मीज होंगी ना, वो वही जिनको प्रिजर्व, वो कॉफिन्स में रखी जाती थी। कॉफिन्स वर प्लेस्ड इन साइड पिरामिड। और जो कॉफिन्स होंगे ना, इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पर्सनल बिलोंगिंग्स वर ऑल्सो बरीड विद द डेड बिकॉज इजिप्टियन बिलीव्ड दे माइट नीड दैम आफ्टर डेथ। मतलब कि जब कोई बंदा मर जाता था ना, उसकी कुछ चीज़ें होती थी, कुछ भी ज्वेलरी, कुछ भी उसके कोई भी सामान वगैरह, तो उसको भी उसके साथ ही बरीड कर दिया जाता था, कि वो मानते थे कि इसको ये अगली लाइफ में मतलब कि डेथ के बाद काम आएगा। उनका ऐसा मानना था। देखो कैसी कैसी सोच थी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट है ओसिरिस। ओसिरिस वॉज द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये मानते थे कि जो ओसिरिस है ना, वो गॉड होगा आफ्टर लाइफ का, मतलब कि आफ्टर लाइफ के बाद ही उनका गॉड होगा, ठीक है। ही वॉज हाईली वर्शिप्ड। और ओसिरिस मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा हाईली वर्शिप किया जाता था, उसको काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता था। नेक्स्ट है पैरामिड। पैरामिड सर्व एज टॉम ऑफ पहराउस। पैरामिड क्या होते थे? टॉम होते थे, मतलब होते हैं ना टॉम, मतलब कि लाइक वो नहीं बनाए होते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। ऐसे कोई मर जाता तो फिर उसके लिए वो बना देते हैं ऐसे ऊपर, मेरे को पता, मेरे को नाम नहीं याद है। तो टॉम, एक बार आप सर्च करके देख लेना, मेरे को भी हिंदी में याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। तो वही टॉम, लाइक कब्र, कब्र जैसा, कब्र कब्र कब्र, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, इसे मैं गलत बोल रही हूँ, पर जो भी बोलते हैं। पिरामिड्स, पिरामिड्स क्या होती थी, जिसमें जो पैरा होते थे, वहाँ के जो किंग होते थे ना, उनके टॉम बनाए जाते थे, उनको इन्होंने पिरामिड नाम दे दिया, ठीक है। तो अब अगला है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियंस, ठीक है।
फर्स्ट है पिरामिड। अब कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम इजिप्टियंस का, ठीक है। पहला हमारे पास पिरामिड्स। पिरामिड्स आर द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। ये जो पिरामिड्स थे ना, तो ये ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट कहलाए गए हैं इजिप्ट के। मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़ाया पिरामिड, ये देख लो यहाँ पे मम्मीज वगैरह में, ठीक है ना। कहाँ पे पढ़ा है, हाँ, कि जो मम्मीज होती थी उनको कॉफिन्स में प्लेस किया जाता है, और ये कॉफिन्स होते थे उनको पिरामिड के इनसाइड रखा जाता है। तो यही उन्होंने बोला है कि जो पिरामिड्स होते थे ना, मतलब ये ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट में से है इजिप्ट के, ठीक है। और ना ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होंगे, देखे भी होंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रेट पिरामिड लोग, एक ग्रेट पिरामिड है यहाँ कहाँ पे, गीज़ा नियर क्यारो में, ठीक है। बिल्ड बाय पैराओ, ये उस उधर के इजिप्ट के किंग ने बनाया था। पैराओ किंग को कहते हैं। उस किंग का नाम था चियोपस कुफू, अराउंड 2650 BC में, ठीक है। वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो ग्रेट पिरामिड एट लोकेटेड एट गीज़ा, ये वन ऑफ द 7 वंडर्स में भी है वर्ल्ड के। और ये इसको मतलब 20 साल लगे थे बनने में, ठीक है। इसको 20 साल लग गए थे बनने में। नेक्स्ट है हमारे पास टॉम्ब ऑफ टूटैनखामन, ठीक है। ये मिला था फाउंड, ये 1920s में। इसमें मम्मीज पाई गई, क्लोथ पाए गए, ज्वेलरी पाई गई, और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस आइटम भी पाए गए, ठीक है। टॉम, एक बार ना एक सर्च कर लेना गूगल में टॉम का मतलब। मेरे को हिंदी में मतलब पता है मेरे को मतलब, बट मेरे को अभी आ नहीं रहा मेरे को इसका मतलब बताने आपको, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसको सर्च करके देख लेना, ठीक है। टॉम का मैंने आपको बताया सिर्फ एक कब्बड़ टाइप, ठीक है। तो एक बार देख लेना फिर भी, ठीक है, देख लेना। इम्पॉर्टेंस ऑफ पिरामिड। अब पिरामिड की इंपॉर्टेंस क्या था, पिरामिड्स वर द टॉम ऑफ पैराओ, मतलब मैंने आपको बताया ये जो किंग के टॉम होते थे, ठीक है। प्रिजर्व्ड मम्मी सेफली फॉर 100 ईयर। तो ये पिरामिड इसलिए ज़रूरी होते थे कि इसमें ना जो मम्मीज़ को वो प्रिजर्व करके रखते थे, वो मतलब कि 100 ईयर तक वो उसी में प्रिजर्व रह सकती थी, इसलिए ये पिरामिड की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्फिनिक्स, अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ इजिप्टियन कल्चर का कोई स्कल्पचर का एक फेमस एग्जाम्पल है स्फिनिक्स, ठीक है। मिथिकल क्रिएचर विद बॉडी ऑफ अ लॉइन, मतलब एक स्कल्पचर है बनाया हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब कि एक बॉडी है लॉइन की और एक हेड है मैन का, ठीक है। कार्व्ड, देखना है तो आप गूगल में जाकर भी देख सकते हो, एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन, मतलब कि इसको ना एक सिंगल स्टोन से मतलब कि कार्व्ड करा हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है। देन बिल्ट टू गार्ड द पिरामिड्स, और ये इसलिए बनाया गया है कि जो पिरामिड है उनको गार्ड किया जा सके, ठीक है, इसलिए बनाया है, ठीक है। स्फिनिक्स से आपको पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में कि स्फिनिक्स क्या, मतलब कि एक ग्रेट एग्जाम्पल है इजिप्टियन कल्चर की। और इसमें मिथिकल क्रिएचर है, जैसे इसमें एक बॉडी बनाई है लॉइन की, हेड है मैन का, और इसको कार्व्ड करा गया है सिंगल स्टोन से, एक सिंगल स्टोन से बनाया, ठीक है। देन इसको इसलिए बनाया कि ये पिरामिड को गार्ड कर सके। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन ए ग्रेट स्फिनिक्स, ये गीज़ा में लोकेटेड है, 240 फीट लॉन्ग है, 66 फीट हाई है, ठीक है। फिर मेरे को पता नहीं था ऐसा भी कुछ, मैं इधर पिक्चर ही लगा देती है आपको कि आपको कंफ्यूज। चलो मैं एक बार पढ़ा के ना आपको एक बार गूगल में दिखा देती हूँ अपने में, ठीक है। फेमस टेम्पल, अब कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, जैसे कारनक, अबू सिंबल, दीज टेम्पल वर वेरी ग्रैंड और इम्प्रेसिव। ये कुछ टेम्पल्स होंगे जो बड़े, काफ़ी बड़े होंगे और इम्प्रेसिव भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्टियन स्क्रिप्ट, हाइरोग्लिफिक्स। इजिप्टियन डेवलप्ड पिक्चर राइटिंग कॉल्ड हाइरोग्लिफिक्स, ठीक है। देखो इजिप्टियंस ने ना पिक्चर राइटिंग को डेवलप किया, जिसको इन्होंने कहा हाइरोग्लिफिक्स, ठीक है। इन्होंने पिक्चर, जैसे वो नहीं है, मैंने आपको मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग आई, तो वैसे इन्होंने पिक्चर राइटिंग बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया हाइरोग्लाइफिक्स, हाइरोग्लाइफिक्स, ठीक है, हाइरोग्लाइफिक्स, ठीक है। पिक्चर राइटिंग हाइरोग्लाइफिक्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है इतने बड़े वर्ड का, हाइरोग्लाइफिक्स। हाइरो का मतलब होता है होली, ग्लाइफिक्स का मतलब होता है राइटिंग, तो इसका मतलब बनता है होली राइटिंग। हाइरो का मतलब होता है होली, ग्लाइफिक्स का मतलब होता है राइटिंग, इसका मतलब होता है होली राइटिंग्स, ठीक है, होली राइटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स, पिक्चर्स एंड साइन रिप्रेजेंट आइडिया। यहाँ पे पिक्चर्स को और साइंस को यूज़ करा जाता था अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अराउंड 500 साइन यूज़ किए गए हैं, ठीक है, अभी तक। राइटिंग मटेरियल क्या होते थे, पेन से, रीड से बनाए जाते थे, उनको यूज़ किया जाता है। इंक बनाई जाती थी गम से या सूट से, ठीक है, उसको यूज़ करा जाता था, ठीक है, ठीक है।
देन है पपाइरस, इजिप्टियन रोट ऑन अ स्क्रिप्ट मेड फ्रॉम द पपाइरस प्लांट। अब रोट ऑन स्ट्रिप्स नॉट स्क्रिप्ट, इट्स इजिप्टियन रोट ऑन स्ट्रिप। अब ना ये जो इजिप्टियंस होते हैं ना, ये ना स्ट्रिप्स में लिखते थे। वो किससे बनी होती थी? एक प्लांट होता था पाइपरस का प्लांट होता था, पैपरियस का प्लांट होता था, उस पे लिखते थे, उसके स्ट्रिप्स पे लिखा करते थे, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड पेपर कम फ्रॉम पाइपरियस, ठीक है। ये जो अभी हम बोलते हैं ना पेपर, ये पेपर वर्ड आया कहाँ से? इसी पाइपेरियस से आया है। पैपेरियस, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, पैपेरियस पैपेरियस ये, ठीक है। ये ये जो इंग्लिश वर्ड है अभी हम पेपर बोलते हैं ना, पेन पेपर, तो ये पेपर वर्ड कहाँ से निकला है? इसी पैपेरियस से निकला है, ठीक है, हमने याद रखना है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन। मैथमेटिक्स, इजिप्टियन न्यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो इजिप्टियन होते थे इंटेलिजेंट भी होते थे, इनको मैथमेटिक्स आता था, इनको एडिशन आती थी, सब्ट्रैक्शन आता था, मल्टीप्लिकेशन आता था, इनको डिवीजन आता था, डेसिमल्स का पता होता था, इनको फ्रैक्शन का पता होता था। इवन ये मतलब एरिया भी निकाल लेते थे, वॉल्यूम भी निकाल लेते थे, डिस्टेंस भी निकाल लेते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे, ठीक है। मेडिसिन, इजिप्टियन मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करा। मेडिकल बुक डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल बुक्स भी इन्होंने डिस्क्राइब करी, जो कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करी है, वो भी इन्होंने मतलब कि इनके टाइम पे था, ठीक है। देयर नॉलेज इज प्रूव्ड बाय दी वेल प्रिजर्व्ड मम्मी, उनकी नॉलेज यहीं से प्रूव हो जाती है कि जब मतलब उन्होंने मम्मीज़ को प्रिजर्व करने का इतना अच्छा तरीका निकाला, तो उनकी नॉलेज वहीं से पता चल जाती है, ठीक है, वहीं से प्रूव हो जाती है वेल प्रिजर्व्ड मम्मी से ही, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, इजिप्टियन क्रिएट द सोलर, इजिप्टियंस ने सोलर कैलेंडर बनाया। दे नीडेड एक्यूरेट नॉलेज ऑफ सीजन एंड फ्लड फॉर फार्मिंग, उन्होंने सोलर कैलेंडर इसलिए बनाया क्योंकि उनको ना एक एक्यूरेट नॉलेज चाहिए थी सीजन की और फ्लड, क्योंकि वो फार्मिंग करते थे ना, उनको उन पर उसी वजह से उनको पता होना चाहिए कि कौन सा सीज़न आ रहा है, उनको सीजन्स के बारे में एक्यूरेट नॉलेज चाहिए थी, उनको फ्लड के बारे में नॉलेज चाहिए थी, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह फार्मिंग कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने सोलर कैलेंडर बनाया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरियस, दे ऑब्जर्व द स्टार सीरियस। अब ना इन्होंने ना इजिप्टियन ने एक स्टार को ऑब्जर्व करा, इन्होंने स्टार देखा होगा एक सीरियस, ठीक है। इट अपेयर्ड व्हेन फ्लड रीच क्यारो, ये तब दिखा जब जो फ्लड होगा ना, फ्लड्स होंगे ना, वो क्यारो में पहुंचा होगा, तब दिखा होगा। एंड दिस हैपेंड एवरी 365 डेज, और ये हर 365 डे बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्टियन कैलेंडर, 1 year had 365 days, year divided into 12 month, each month had 30 days, extra 5 day were added for religious festival। इनका कैलेंडर था, मतलब कि 365 डे होते थे ईयर में, हर मतलब कि ईयर को 12 मंथ में डिवाइड कर, ईच मंथ में से 30 डेज होते थे, और इन्होंने एक्स्ट्रा 5 डे ऐड करे होते थे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह के लिए। अब हम आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, डिक्लाइन ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन पे, ठीक है। अभी डिक्लाइन कैसे हुई, ठीक है, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, ये डिक्लाइन कैसे हुई, इतनी नॉलेजेबल लोग, तो ये डिक्लाइन कैसे हुई। इजिप्ट प्रॉस्पेर्ड ड्यूरिंग द न्यू किंगडम, आफ्टर 100,000 BC इजिप्ट बिकम वीक, इट वॉज अटैच बाय न्यू पाप। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो इजिप्टियन थे, जब न्यू किंगडम यूज, मैंने आपको बताया ना कि जो इजिप्ट था ये 3 किंगडम में डिवाइड था। पहला था ओल्ड, देन था मिडल, और था देन न्यू। तो मैंने आपको बताया ना न्यू में क्या हुआ कि इजिप्ट ने जो लॉस्ट टेरिटरी थी उनको भी रीगेन कर दिया, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर ग्लोरी आने लग पड़ी, प्रॉस्पेरस होने लग पड़ा इजिप्ट, तो यही इन्होंने बताया। बट क्या हुआ 1000 BC के बाद ना इजिप्ट वीक पड़ना लग पड़ा, ठीक है, मतलब कि क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा और कोई पावर्स होंगी, उन्होंने इजिप्ट पे अटैक करना शुरू कर दिया 1000 BC के बाद, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा वीक हो गया इजिप्ट, मतलब कि फिर कॉन्टीन्यूस यहाँ पे इन्वेजन होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे बाकी रूलर्स वगैरह आके यहाँ पे इन्वेड करना शुरू कर दिया, वॉर होने लग पड़ी नेबरिंग रीजन्स के साथ, प्रेशर फ्रॉम पावर अक्रॉस द मेडिटेरियन सी, ठीक है। फिर इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा पावर्स का जो अक्रॉस द मेडिटेरियन सी के, ठीक है। देन आ गया, ठीक है, ये रीजंस है कि इनका डिक्लाइन के, ये अपने याद रखना कि कॉन्टीन्यूस इन्वेड होने शुरू हो गए, वॉर होने शुरू हो गई, और प्रेशर पड़ने लग पड़ा पावर्स का अक्रॉस द मेडिटेरियन सी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक मिनट, ये लाइन लगी, क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा कौन था? ये लास्ट रूलर थे इजिप्ट के, ठीक है, ये भी याद रखना है। एंड ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, आफ्टर क्लियोपैट्रा इजिप्ट बिकम पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, और ये क्लियोपैट्रा लास्ट रूलर थे, और इस क्लियोपैट्रा के बाद जो इजिप्ट था वो पार्ट बन गया रोमन एम्पायर का, ठीक है।
और इसी के साथ हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। लास्ट में क्लियोपेट्रा के बाद ये रोमन एम्पायर का पार्ट बन गया था, ठीक है। तो ये हमारा आज यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। ये याद रखना, इजिप्टियन पिक्चर राइटिंग यूज़ करते थे, ठीक है, हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है। हायरोग्लाइफिक्स का, हायरो का मतलब होली और ग्लाइफिक्स का मतलब राइटिंग, हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है। चलो इसी के साथ इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको चाइना वाली वो पढ़ा दूंगी सिविलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने आपको एक ही पार्ट में पढ़ा रही हूँ। अगले पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये वाला पूरा चैप्टर भी, ठीक है। आई होप आपको समझ लगा हो। नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे से मांग लेना, ठीक है। और इस नोट्स पे जो भी मेरे को लगा था कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना चाहिए, मैंने सारा इस नोट में डाल के आपको समझा दिया है, कवर कर दिया है, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना है। कुछ नहीं समझ आया हो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और प्लीज़ वो टॉम वाला देख लेना एक बार, ठीक है। वो क्या है, वो कबरी है जहाँ और कुछ है, ठीक है। चलो एक बार सर्च ही कर लेते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। टॉम मीनिंग, टॉम 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 कब्र, या ठीक हूँ मैं, ठीक है। कब्र ही होती है टॉम का मतलब, ठीक है। वो पिरामिड भी दिखा दूँ मैं आपको, चलो पिरामिड भी देख लो। पिरामिड मीनिंग तो चलो हमें पता है, पिरामिड ऐसा ट्राइंगुलर शेप में, देखो है ना, ट्राइंगुलर शेप में पिरामिड देख लो, है ना, ट्राइंगुलर शेप में पिरामिड दिख रहा है ना, तो वैसे ही से कहते हैं पिरामिड, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।